गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट बात की थी एस्केरिस की, ठीक है। लेवर फ्लो अपना कंप्लीट हुआ था और एस्केरिस के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि जो एस्केरिस है उसके बारे में अपने पढ़ा था भाई, जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसकी बात की थी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। और अपन निमेटोडा इसका संघ होता है, इसकी बात की थी। इसके अलावा इसके कुछ लक्षण पढ़े थे अपन कि भाई इनके शरीर पे जो है ये किन किन में संक्रमण करता है, ज़्यादातर पढ़ा था मुख्य रूप से मनुष्य का अंत परजीवी होता है। इसके अलावा अपन पढ़ा था ये, इसके अलावा सूअर है, इसकी जो प्रजाति सूअर है घोड़े में है, गिलहरी में भी क्या करते हैं आपके संक्रमण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ये भी पढ़ा था ये ऊपर से दिखने में क्या होते हैं, अर्धपारदर्शी होते हैं, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, हल्का पीला गुलाबी या हल्का गुलाबी रंग होता है, ठीक है। अगर जो आगे वाला छोर होता है वो त्रिकोणाकार होता है और जो आपके इनके मुख पे तीन चौड़े होठ पाए जाते हैं और शरीर पे 4 धारियाँ फैली होती है। ये बात अपन लास्ट एस्केरिस की इसकी क्लास में अपन कर चुके थे। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में और इसके डिटेल्स पढ़ते हैं कि ये क्या है, एक लिंगी प्राणी है। क्या है? एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। बाह्य स्वरूप के आधार पर आप बता सकते हैं भाई ये नर है ये मादा है, ठीक है। तो इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। और अपन दोनों की बात कर लेते हैं कि मादा एस्केरिस और नर एस्केरिस। आज आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी बात करते हैं, मतलब एक यूनिट पूरी हो जाएगी 8 नंबर की आपकी। फिर नेक्स्ट अपन जो भी नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक होगा उससे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए कि जो नर एस्केरिस है मादा एस्केरिस की बात करते हैं तो मादा एस्केरिस में लंबाई की बात करते हैं। क्या मादा एस्केरिस जो है वो कितनी लंबाई होती है इसकी, तो ये 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है मादा एस्केरिस। और इसका जो व्यास होता है, आप चौड़ाई बात करें मादा का, कि जो व्यास होता है वो आपके होता है 4 से 6 मिलीमीटर, ठीक है। और नर की बात करें कि नर अपेक्षाकृत मादा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अभी देखो आप इसकी बात करते हैं तो आपको आराम समझ आ जाएगा कि जो नर होता है इसकी लंबाई होती है आपकी 15 से 30 सेंटीमीटर। नर की लंबाई कितनी होती है 15 से 30 सेंटीमीटर। और अपन नर के चौड़ाई की बात करें तो नर जो उसकी चौड़ाई होती है वो 2 से 4 मिलीमीटर। तो अब कंपैरिजन देख चुके हैं कि भाई मादा है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, नर आकार में छोटा होता है। लंबाई इसकी देखो इतनी है, इसकी इतनी है, चौड़ाई में भी फ़र्क है। तो इस प्रकार से नर मादा की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। और क्या होता है, नर का जो पीछे वाला भाग होता है, नर का पश्च भाग क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। आप दो इसके से होंगे तो आपको पीछे वाला भाग मुड़ा हुआ नर है, जिसका पीछे वाला भाग सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या होती है मादा होती है। तो आप बाह्य आकृति के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। और मादा का पश्च शिरा क्या होता है, सीधा होता है। पश्च शिरा क्या होता है, सीधा होता है। कंपेरिजन भी लिख सकते हैं, पूछा जाए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि जो नर का अवस्कर द्वार पर एक जोड़ी पीनियल सिटी, किसका अवस्कर द्वार तो क्या पाई जाती है, पीनियल सिटी। ध्यान रखेंगे क्या पाई जाती है आपके, पीनियल सिटी। इसका क्या कार्य अभी पढ़ेंगे आप आगे, पीनियल सिटी पाई जाती है, ठीक है। कि भाई नर में एक जोड़ी क्या पाई जाती है आगे, पीनियल सिटी। कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी या 2 लिख सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, नर में अवस्कर द्वार जो होता है वहाँ पे बाहर निकली होती है। और जो मादा होती है उसमें अवस्कर द्वार की जगह क्या पाया जाता है, गुद्दा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुद्दा होता है, अवस्कर द्वार नहीं होता है। गुद्दा अवस्कर को कोले का बोला जाता है इंग्लिश में, केलोए का। और अवस्कर को आपको पता ही है, सिंपल सा ऐसे आप जानते ही हैं क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। एनएस की बात, इसे क्या कहा जाता है, गुद्दा को एनएस कहा जाता है। अब देखो अब एक सिंपल सी बात करें, गुद्दा में और आपके अवस्कर द्वार में, अवस्कर जो होता है इसमें क्या अंतर होता है, देखिए सुन लीजिए। पहले गुद्दा की बात करें, गुद्दा कि जो गुद्दा है ये क्या होता है, आहार नाल का अंतिम भाग होता है। ये क्या होता है, आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका कार्य क्या, अपचित जो भोजन होता है, अपचित भोजन को बाहर निकालना, ये किसका कार्य है आपके, गुद्दा का। और अवस्कर द्वार जो होता है आपके, इसकी बात करें अपन अवस्कर द्वार की, कि अवस्कर द्वार क्या होता है, तो अवस्कर द्वार जो होता है ये आपके उत्सर्जन का भी कार्य करता है,
और आपके जनन का भी कार्य करता है और अंडा उत्सर्जन का भी कार्य करेगा। कि उत्सर्जन का कार्य भी होता है इसमें कि भाई अवस्कर यहाँ लिख देता हूँ कि अवस्कर द्वार जो होता है इसका कार्य क्या है, उत्सर्जन करना अवशेष पदार्थों को। इसके अलावा जनन क्रिया भी इसके द्वारा होती है, जनन क्रिया। और इसके द्वारा अंडा यदि बनता है तो अंडे का उत्सर्जन भी इसी के द्वारा होगा, तो अंडे का उत्सर्जन। ये सभी क्रिया क्या होती है, अवस्कर द्वारा होती है। ठीक है, इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप कि भाई क्या चीज़ पाई जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि गुद्दा क्या है, क्या अनाल का अंतिम भाग होता है जो अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। अवस्कर क्या होता है, उत्सर्जन में मदद करता है, जनन में मदद करता है, अंडे के उत्सर्जन में भी मदद करता है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में नर और मादा को साथ में पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन भी नहीं रहे। कि जो मादा होती है आपके, इनका फर्स्ट शिरा सीधा होता है और गुद्दा पाया जाता है। जबकि नर जो होते हैं इनमें उसके द्वार पे क्या होती है, एक जोड़ी पीनियल सिटी पाई जाती है। अभी पढ़ेंगे कि पीनियल सिटी का कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करती है। मादा में उसके द्वार की जगह क्या क्या पाया जाता है, गुद्दा पाया जाता है और पीनियल सिटी भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसमें पीनियल सिटी जो आपके है वो नहीं पाई जाती है, पीनियल सिटी का अभाव। हो गई ये बात। अब आप आके देखिए कि जो जनन छिद्र, केवल मादा के जो जनन छिद्र की बात करें तो जो मादा में जो जनन छिद्र है इसकी बात करते हैं कि मादा में जो जनन छिद्र होता है वो शरीर के अधर मतलब तो दो भाग होते हैं। अधर मतलब जैसे ये मान लीजिए हाथ है तो उसका अधर भाग ये नीचे वाला, ये वाला भाग अधर, ये ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, पार्श्व रहेगा। जैसे अपने शरीर वाला जो भाग है तो आगे का भाग है, जैसे नाक मुंह आपके होठ है, ठीक है, चेस्ट है, ये अधर भाग है। पीठ वाला भाग ये क्या कहलाएगा, आपके पश्च भाग कहलाएगा, पार्श्व भाग आपके पृष्ठ भाग कहलाएगा। तो जो आपके मादा होती है उसके शरीर के अधर रेखा पर जो लंबाई का 1/3 भाग होता है, क्या है, अधर भाग का 1/3 लंबाई, शरीर से 1/3 मतलब मान लीजिए अधर भाग ये ऊपर वाला भाग है, इसका ऊपर से 1/3 भाग छोड़ के, जैसे ये अधर लंबाई है 1/3 भाग, जैसे ये मान लीजिए 1/3 भाग हो गया यहाँ पे क्या होगा, 1/3 भाग पे क्या पाया जाता है, आपके पीछे स्थित होता है क्या, नर जनन, आपके मादा जनन छिद्र। कि भाई मादा में जो जनन छिद्र है वो कहाँ पाया जाएगा, कि इनके जो शरीर की जो अधर रेखा की लंबाई है, अधर मतलब ऊपर वाले नीचे वाले भाग की जो लंबाई है उसके 1/3 भाग को छोड़ दीजिए, उसके बाद में क्या होगा, 1/3 भाग पर मादा जनन छिद्र पाया जाएगा, मादा जनन छिद्र पाया जाएगा। उसके बाद देखिए आप बात करें कि भाई उत्सर्जी छिद्र कहाँ पाया जाता है। उत्सर्जी छिद्र जो होता है वो अगले सिरे से जो 2 मिलीमीटर जो आपके है दूर मध्य अधर सतह पे पाया जाता है। कि आगे वाला जो सिरा होता है, जैसे ये आगे वाला सिरा है, इसे 2 मिलीमीटर छोड़ दिए, ये 2 मिलीमीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, उत्सर्जी छिद्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, उत्सर्जी छिद्र पाया जाएगा। तो उत्सर्जी छिद्र हो गया और आपके जनन छिद्र की बात होगी। ये भी क्या कहाँ पाया जाएगा, अधर भाग, मतलब मैंने अभी बताया था अधर भाग वाला, मतलब जैसे ये हाथ ऐसे रखते हैं तो अधर भाग ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा, ये अधर भाग है, ऊपर वाला जो भाग है इसे पृष्ठ भाग कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके मादा जनन छिद्र और आपके उत्सर्जी छिद्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग आते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए तो पाचन तंत्र के अंदर इनके मुख्य रूप से भाग जो आते हैं, मुख प्रकोष्ठ, एक तो भाग मुख प्रकोष्ठ आता है आपके। दूसरे भाग की बात करें ग्रसनी, आंत्र, मलाशय, ठीक है, आंत्र मलाशय हो गए, ये आपके सभी इसमें क्या पाए जाते हैं, पाचन तंत्र के भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा क्या होता है कि नर में मलाशय जो है वो किस में खुलता है, नर के अंदर मलाशय, ये जो नर है, नर के अंदर मलाशय किस में खुलेगा, अवस्कर में खुलेगा, अवस्कर में खुलता है। और आपके मादा में किस में खुलेगा, मादा के अंदर क्या है, गुद्दा, तो गुद्दा में खुलेगा, मलाशय किस में खुलेगा, गुद्दा में खुलेगा, दोनों में ये अंतर है। उसके बाद अपन बात करें श्वसन कौन सा होता है, अवायवीय या अनोक्षी श्वसन। कौन सा श्वसन पाया जाता है, अवायवीय या अनोक्षी, अवायवीय या अनोक्षी श्वसन पाया जाता है। ये हो गया आपके यहाँ तक। पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं पूरी, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे अपन ने शुरुआत की थी कि भाई एस्केरिस के बारे में कल वाक़ई पढ़ ही चुके थे, भाई इसका आकार क्या होता है, रंग रूप की बात हो चुकी थी, ठीक है, कौन सा संघ है वो बात। अब देखिए नर और मादा की बात करें तो पहले अपन मादा की बात करें।
कि मादा एस्केरिस है, इसकी लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, व्यास 4 से 5 मिलीमीटर 4 से 6 मिलीमीटर होता है। नर के एस्केरिस की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, व्यास 2 से 4 मिलीमीटर। जैसे आपको पता चल रहा है कि मादा आकार में बड़ी होती है, नर आकार में छोटा होता है। पहली बात तो ये पहचान होती है। और ये एकलिंगी प्राणी है, एकलिंगी प्राणी मतलब नर और मादा इनमें अलग पाए जाते हैं। अब नर जो होता है, मादा जो होता है, इसका पश्च चेहरा क्या होता है, सीधा होता है। पहचान कैसे होगी नर क्या मादा क्या, ठीक है। तो नर का पश्च वाला भाग क्या रहेगा, मुड़ा हुआ पाया जाएगा। और नर में जो अवस्कर द्वार होता है और मादा में गुद्दा द्वार होता है। मादा में अवस्कर नहीं होता, नर में गुद्दा नहीं होता है। तो अवस्कर द्वार जो होता है, जहाँ पे पीनियल सिटी पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। अभी पढ़ेंगे कार्य पीनियल सिटी का कार्य क्या है। और मादा जो होती है उसमें पीनियल सिटी का क्या रहता है, अभाव होता है। और मादा की बात करें तो मादा में जो जनन छिद्र होता है, अधर वाले भाग मैंने अभी बताया था, ये हाथ है, ये पृष्ठ भाग, नीचे वाला अधर भाग। तो अधर भाग जो होता है, अधर भाग की लंबाई की शुरुआत से 1/3 भाग छोड़ते हुए, ठीक है। तो 1/3 भाग छोड़ने पर 33% बोलते हैं ना अपन, जैसे 100 सेंटीमीटर लंबाई तो 33 आप सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, तो वहाँ 33 से 34 सेंटीमीटर होगा ना, वो एक प्रकार का कहलाएगा मादा जनन छिद्र इनमें पाया जाता है। अब इसके अपन बाद में बात की कि मादा जनन छिद्र हो गया। और इसी के पास में इसके क्या होता है कि शुरुआत से 2 मिलीमीटर अपन छोड़ के इसमें क्या पाया जाता है, उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है अधर वाले भाग पे, कि आगे से जो शुरुआत हो रहा है मुँह से यहाँ पे 2 मिलीमीटर भाग ये छोड़ दें तो उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। और इनके पाचन तंत्र की बात करें तो इनमें मुख प्रकोष्ठ पाया जाता है, ग्रसनी होती है, आंत होती है, मलाशय होता है। और नर और मादा में क्या फर्क होता है कि नर में मलाशय जो होगा किस में खुलेगा, अवस्कर में खुलेगा। मादा में जो मलाशय किस में खुलेगा, गुदा के अंदर खुलेगा। और कौन सा शोषण पाया जाता है, तो ए वायु के या अनोक्षी शोषण, मतलब वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है, वायु या अनोक्षिजन, अनोक्षी शोषण कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं, देखो कि भाई जीवन चक्र की बात करें अब इनके आगे, ये तो इनकी संरचना होगी। तो जीवन चक्र के अंदर क्या होता है, नर व मादा के मैथुन की प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ कंप्लीट होती है, आपके छोटी आंत में होती है। तो नर व मादा जनन प्रक्रिया कहाँ कंप्लीट होती है, छोटी आंत में, आंत या छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद बात करें कि मादा क्या होती है, निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त क्या देती है, अंडे क्या होती है, प्रपोषी के शरीर से मल के साथ इसके क्या होते हैं, बाहर वातावरण में निकालती है। कि मादा क्या करेगी, जब भी अंडे देगी, जो प्रपोषी है, प्रपोषी मतलब जिसमें ये संक्रमण कर रहे हैं, तो प्रपोषी के शरीर में अंडे देती है जो कवच युक्त होते हैं। और ये जब प्रपोषी क्या करता है, मल त्याग करता है, तो मल त्याग के साथ क्या आते हैं, शरीर से बाहर आते हैं। मल त्याग के साथ शरीर से बाहर, कि जो मादा है वो निषेचित जो है, आपके अंडे जो कठोर आवरण युक्त होते हैं, ये अंडे जो हैं वो प्रपोषी के शरीर से मल के साथ क्या आते हैं, बाहर वातावरण में निकालती है। अब हम इसके आगे बात करें कि ये अपने जीवन काल में कितने अंडे दे सकती है, तो ये अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख, ध्यान रखेंगे कितने लाख है, हजार नहीं है, 27 लाख अंडे देती है पूरे जीवन चक्र में, जीवन काल में, ठीक है। अब आगे बात करें कि जब ये अंडे जो है वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो जब ही जैसे इनको अनुकूल ताप मिलेगा, कि जो अंडे होते हैं इनको अनुकूल ताप मिलता है, ठीक है, अनुकूल ताप है, नमी है, ऑक्सीजन है, जब ये चीज़ें मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, अंडे की जो पहली लार्वा अवस्था आती है, अंडा किसमें मिलेगा, लार्वा अवस्था में। और ये जो लार्वा अवस्था जो होती है आपके, ठीक है, फिर लार्वा क्या करता है, निर्मोचन। निर्मोचन मैंने आपको बताया था, किसी जीव की सहायता से, मिट्टी की सहायता से अपनी नेक्स्ट अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है। तो निर्मोचन करता है तो लार्वा की द्वितीय अवस्था युक्त, फिर क्या आएगी, लार्वा करेगा निर्मोचन तो द्वितीय अवस्था आएगी, ठीक है। कि प्रथम लार्वा निर्मोचन करता है, लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडे होते हैं, कि भ्रूण बन जाते हैं और अंडे पाए जाते हैं, भ्रूण युक्त अंडा, कि भ्रूण युक्त अंडे कहते हैं, क्या कहा जाता है, भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं द्वितीय निर्मोचन को, नाम दिया गया, पर अंडे होते नहीं, लार्वा अवस्था में बदल जाते हैं। ये इसकी संक्रामक अवस्था, ध्यान रखेंगे। संक्रामक अवस्था कौन सी, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि एस्केरिस में संक्रामक अवस्था कौन सी है, द्वितीय अवस्था जिसे बोलते हैं, जिसमें भ्रूण युक्त अंडा भी कहा जाता है। ये आपके द्वितीय, आपके जो निर्मोचन होता है, ठीक है, लार्वा की द्वितीय अवस्था होती है, ये संक्रामक अवस्था होती है। और जिन स्थानों पर सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ होता है, कि जो मानव, जो जिनमें मानव में सभा होता है, वो खुले में सोच जाते हैं, उन स्थानों पर क्या करते हैं, ये जो आपके मेजबान मतलब जो जीव आते हैं, ठीक है, जंतु आते हैं, उनके शरीर में क्या होते हैं, संक्रमित जल के द्वारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा आहार नाल में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि कोई नाली का, नाडी का, तालाबों का पानी पीता है, तो ये अंडे क्या होते हैं, बारिश के मौसम में
जो मल होता है वो बेक नाडी तालाबों में आ जाते हैं और फिर ये अपनी जब तक ये क्या करता है अंडे अवस्था होती है वो आपके लार्वा अवस्था में, लार्वा से निर्मोचन करके द्वितीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ये द्वितीय अवस्था क्या होती है, आहार नाल में दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा प्रवेश कर जाती है किसके शरीर में, जिनको ये संक्रमित करती है। और वहाँ पर जाकर क्या करती है, जो पाचक रस है उसके द्वारा अंडों का क्या होता है, आवरणों का पाचन हो जाता है। कि जो अंडे होते हैं उनके जो पाचक रस होता है, ठीक है, जो अपने पाए जाते हैं एमाइलेज है, पेप्टाइज है, HCl है, ये क्या करते हैं, इनका जिस तरह होता है तो अंडे के ऊपर जो आवरण होता है, कठोर आवरण, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और अंडों का आवरण टूटने की वजह से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं अपने शरीर में और अपने क्या करते हैं, लार्वा मुक्त कर देते हैं और अपने RBC को और किनको, यकृत को, इनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। यकृत से फिर ये हृदय में पहुँचते हैं, हृदय से फुफ्फुस में पहुँचते हैं ना, क्या करते हैं, आपके आहार नाल में पहुँचते हैं। आहार नाल में क्या होते हैं, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम से ये अंडा जो है वो किस में बदल जाएगा, लार्वा में, लार्वा में बदलेगा। फिर ये लार्वा क्या करेगा, ठीक है, कि वो लार्वा अवस्था बदल गया, ये फिर क्या करता है, आपके यकृत में जाता है, यकृत से हृदय में जाएगा, हृदय से कहाँ जाएगा, आपके फुफ्फुस में जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा। फिर यहाँ पे जाकर क्या करते हैं, अपने शरीर को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये परपोषित जो है अपने शरीर के उपयुक्त माध्यमों में पहुँचता है और अपनी तीसरी लार्वा अवस्था में पहुँच जाता है। कौन से, अपनी तृतीय लार्वा अवस्था में पहुँच जाता है। भोजन ग्रहण करता है और आगे बढ़ता रहता है, भोजन मिलेगा और वृद्धि करते रहते हैं और लार्वा अवस्था की बढ़ती रहती है। तृतीय लार्वा अवस्था में पहुँचता है और तीसरा यहाँ पे क्या करता है, अपना निर्मोचन पूरा करता है। तृतीय निर्मोचन उनका पूर्ण होता है, ठीक है साहब। तृतीय निर्मोचन पूर्ण हो गया और इस तृतीय निर्मोचन पूर्ण होने के बाद इसका ये क्या होता है, प्राथमिक प्रवास कहलाता है। कि तीसरा निर्मोचन पूरा कराता है, इससे क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रवास। कि भाई ये प्रथम बार क्या होता है, प्रवास करता है, शरीर में सक्सेस रूप से प्रवेश कर जाता है। अब हम इसकी बात करें आगे, तो एक बार यहाँ से मैं पहले बात कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाए। कि भाई अपन ने पढ़ा कि नर और मादा जो है उनकी जनन की प्रक्रिया है कहाँ कंप्लीट होती है, छोटी आंत में कंप्लीट होती है। हो गई साहब, कि वो छोटी आंत में कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि जो मादा होती है वो निषेचित जो अंडे देती है, जो कठोर आवरण युक्त होते हैं, और जो परपोषी होता है उसके मल के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाते हैं। मल के द्वारा शरीर से बाहर आ जाते हैं और एक मादा जीवन काल में कितने अंडे देती है, 20 से 27 लाख अंडे देती है। और जैसे अंडों को क्या होता है, अनुकूल ताप, नमी और ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, ताप और नमी मिलती है। तो ये प्रथम जो लार्वा है ये क्या करता है, निर्मोचन करता है, ठीक है, कि भाई नमी उपलब्ध मिलेगी तो ये जो अंडों में जो प्रथम लार्वा का निर्मोचन होता है और ये लार्वा क्या करता है, द्वितीय अवस्था में बदल जाता है, जिसे भ्रूणयुक्त अंडा कहा जाता है। ये क्या है, संक्रामक अवस्था होती है इसकी। अपन यहाँ तक बात कर ली। फिर जैसे मनुष्य जो खुले में शौच करते हैं, ठीक है, उनके शरीर में जल्दी प्रवेश करते हैं। जो जैसे क्या होता है, संक्रमित भोजन के द्वारा, संक्रमित जल के द्वारा ये क्या करते हैं, आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नाल में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो अंडे के कवच को हटा देते हैं, जिसकी वजह से किस अवस्था में बदलते हैं, लार्वा अवस्था में बदलते हैं। फिर ये लार्वा से यकृत में जाते हैं, यकृत से हृदय में जाते हैं, यकृत से हृदय से फुफ्फुस में जाते हैं और अपनी तृतीय लार्वा अवस्था या तृतीय निर्मोचन को पूर्ण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रवास कहा जाता है। यहाँ तक अपनी बात होगी। अब आप आगे देखिए कि परपोषी जो होता है वो खांसी या थूक निकलने की प्रक्रिया के दौरान यह आहार नाल में प्रवेश करता है। कि जैसे मनुष्य में खांसी आने लग जाए, ठीक है, और थूक निकलने लगता है तो ये क्या करता है, आहार नाल से किस में आ जाता है, आंत में आ जाता है। आहार नाल से किस में आ जाएगा, आंत्र में आ जाएगा। कि फुफ्फुस में जाएगा तो संक्रमण होता है, जैसे खांसी चलने लगती है तो उस समय क्या करते हैं, आहार नाल से छोटी आंत में आ जाते हैं और आहार नाल की आंत में पहुंचने पर ही अपना क्या करते हैं, अंतिम और चतुर्थ निर्मोचन करते हैं। आहार नाल आपके आंत में क्या करते हैं, अंतिम चतुर्थ निर्मोचन, केवल चतुर्थ या चौथा निर्मोचन आपके ये करेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। इस प्रकार से फुफ्फुस से आंत तक का भ्रमण जो होता है इसका द्वितीय प्रवास कहलाता है। कि भाई फुफ्फुस से लेकर, ठीक है, वे आहार नाल में आया, इसे अपन क्या कह दिया, वे हृदय तक में पहुंचता है, इसे अपन आहार नाल में तृतीय लार्वा अवस्था में आता है, इसे क्या कहते थे, प्राथमिक प्रवास कहते थे। फिर ये फुफ्फुस से लेकर जो आपकी छोटी आंत में जाता है या आंत में जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आपका द्वितीय प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय प्रवास। क्या कहलाएगा, द्वितीय प्रवास कहलाता है। और इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह का समय लगाता है। कि जो पूरा प्रवास करता है प्राथमिक और द्वितीय, जिसमें कितना समय लगता है, 8 से 10 सप्ताह। कितना समय लगेगा, 8 से 10 सप्ताह का समय लगता है प्रवास में, प्राथमिक प्रवास और द्वितीय प्रवास के अंदर। और इस प्रकार से और इनका संपूर्ण जीवन काल जो होता है लगभग 10 से 12 महीनों में पूर्ण होता है। और पूरा जीवन काल कितने महीनों पूरा होता है, 10 से 12 महीनों। इनका जीवन काल कितना हो गया, 10 से 12 महीनों का।
और प्रवास में कितना समय लगता है? 8 से 10 हफ्ते का। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। देखो आप फास्टली बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार, फिर इसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कि भाई आंत में ये प्रवेश का, देखो जनन की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। परपोषी जो है वो अंडे युक्त कवच, जो मनुष्य होता है, संक्रमित मनुष्य होता है, परपोषी जो होता है वो क्या मल त्याग करता है, तो उसे अंडे कवच युक्त अंडे बाहर त्याग दिए जाते हैं। और जीवन काल में 20 से 27 लाख अंडे देती है। जैसे अंडों को अनुकूल ताप और नमी ऑक्सीजन मिलती है तो ये लार्वा में क्या होता है? प्रथम निर्मोचन होता है। और प्रथम निर्मोचन होने के बाद ये क्या करता है आपके, जैसे इनको भोजन मिलता है, ठीक है, प्रथम निर्मोचन होने के बाद भोजन जैसे मिलेगा तो ये क्या करते हैं आपके लार्वा में प्रवेश करते हैं और द्वितीय निर्मोचन पूरा करते हैं। और द्वितीय अवस्था जो होती है इसे भ्रूणयुक्त अंडा कहा जाता है। ये इसकी संक्रामक अवस्था होती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, आहानाल से जो है एंजाइम पाया जाता है, अनाल में अंडों को क्या कर देते हैं, इनके कवच उनको गला देते हैं। जैसे लार्वा अवस्था जो होती है यकृत में, यकृत से हृदय में और हृदय से फुफ्फुस में पहुँचती है। तो जो आपके प्रपोषी जो होता है फुफ्फुस तक पहुँचता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है आपके प्राथमिक प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तृतीय लार्वावस्था कहा जाता है। अपनी ये तृतीय लार्वावस्था या तृतीय निमोचन होता है, इसे प्राथमिक प्रवास कहा जाता है। उसके बाद में क्या करता है, ये फुफ्फुस से किस में चला जाएगा आपके आहार नाल के आंत में चला जाता है। और आंत में जाकर के क्या करता है आपके आंत में जाकर ये आपके क्या करता है, अंतिम या चतुर्थ निर्मोचन पूरा करता है। तो फुफ्फुस से आंत तक जाना क्या कहलाता है? द्वितीय प्रवास इसका कहलाता है। और ये अपने जीवन काल में इसका संपूर्ण प्रवास में कितना समय लगता है? प्राथमिक और द्वितीय प्रवास में 8 से 10 हफ्ते। जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 महीने का होता है। इस प्रकार से इसके जीवन काल कंप्लीट होता है कि किस प्रकार से संक्रमण करता है, कितने निर्मोचन करता है? तो 4 निर्मोचन करता है। प्रथम निर्मोचन जो होता है और संक्रमण कौन सी होती है? तो द्वितीय निर्मोचन जो होता है इसका, द्वितीय जो लार्वावस्था है वो संक्रामक अवस्था होती है। और प्राथमिक प्रवास कहाँ होता है आपके यकृत से लेकर फुफ्फुस तक पहुंचना प्राथमिक प्रवास, और फुफ्फुस से लेकर आपके आहानाल छोटी आंत तक पहुंचना द्वितीय प्रवास कहलाता है। दोनों प्रवास में 8 से 10 सप्ताह, जीवन काल 10 से 12 महीना। ठीक है, अब आर्थिक महत्व की बात करें तो ये क्या है कि अधिकतर क्या होता है, ये जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और निमेटोड जो प्राणियों का अध्ययन है वो प्रयोगशाला में इनका उपयोग किया जाता है कि प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्राथमिक संरचना, वितरण, संस्कृति, विभाजन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये जानकारी भी इनका उपयोग कहाँ होता है, आप प्रैक्टिकल लेवल में पढ़ेंगे, देश के रिस्क आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो इनकी जनन क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इनके संस्कृति विभाजन का अध्ययन किया जाता है, विद्युलन इनका डेवलपमेंट जो कोशिकाओं को होता है वो कैसे, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा है कि इसके द्वारा होने वाला जो रोग है उसका नाम क्या है, एस्केरियोसिस नाम है। क्या रोग होता है इसके द्वारा? एस्केरियोसिस रोग होता है। किसके द्वारा? एस्केरिस के द्वारा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करें कि इस कैसे होता है, देखो इसमें संक्रमणकारी जो अंडे युक्त जो दूषित भोजन और जल को ग्रहण करने पर मनुष्य में चले जाते हैं और मनुष्य क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। या बच्चों में क्या होता है, एस्केरियोसिस रोग क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा होता है? बच्चों के अंदर, बच्चों में ज़्यादा होता है एस्केरियोसिस रोग। इसके अलावा अपन बात करें आगे इसकी कि जो आंत की उपकला को भेद कर ये क्या करते हैं, मांसपेशियों में, वृक्क में, रीढ़ रज्जु में मतलब रीढ़ की हड्डी को गंभीर हानि पहुंचाते हैं। और फुफ्फुस जो होते हैं आपके फेफड़ों से रुधिर स्त्राव होता है, उसको में सूजन उत्पन्न करता है। मतलब क्या करते हैं ये आपके बच्चों के अंदर चले जाते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, जो आंत की उपकला होती है, आंत में जो स्तर पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उपकला बोलते हैं, जैसे उपकला उत्तक होता है, इसको क्या करते हैं, भेद कर या शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ संक्रमण पहुँचाते हैं, ये भी आपके संक्रमण पहुँचाते हैं। मांसपेशियों को नष्ट करते हैं, मांसपेशियों को नुकसान पहुँचाते हैं, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुँचाते हैं, पेट की हड्डी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो आपके ये शरीर में जाके जो सबसे ज़्यादा फेफड़ों को संक्रमण पहुंचाते हैं कि फुफ्फुस से इनको संक्रमण पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फेफड़ों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रक्त स्त्राव होता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं और उत्तकों में सूजन उत्पन्न होती है। और जब संक्रमण उग्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी संक्रमण हो जाता है, तो क्या होता है, आपके ज्वर, बुखार आने लग जाता है, रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, क्योंकि रक्त का स्त्राव होता है, शरीर बाहर निकलता है रक्त। इसके अलावा आपके श्वेताणु है, RBC, WBC है, इओसिनोफीलिया रोग हो जाते हैं। इओसिनोफीलिया मतलब आपके इओसिन जो WBC की मात्रा में, WBC बढ़ेंगे उसमें एक पाया जाता है, इओसिन पाया जाता है, इओसिनोफिल कहा जाता है। इओसिन की मात्रा कम हो जाती है आपके, ठीक है। और रोगग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनको उदर फूल जाता है, पेट फूल जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है, उदर फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और आपके बच्चे में जो शारीरिक विकास में गिरावट होती है, बच्चे का विकास नहीं होता, पतला दुबला रहेगा, थका हुआ रहेगा। और इसके अलावा इसमें बच्चों में जो है पाचन में गड़बड़ी रहेगी, आपके पेट दर्द रहेगा,
आंतों में दर्द रहेगा, इस प्रकार के कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंत पेन की संख्या सबसे अधिक होने पर क्या होते हैं, औषधि दी जाने पर ये उत्तेजित होकर आपस में उलझकर आंत गुहा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा आंत में संक्रमण करते हैं और अपने औषधि देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, उग्र होकर क्या करते हैं, आपस में घुस जाते हैं और आंत क्या हो जाती है और अवरुद्ध हो जाती है। और इस दशा में शल्य क्रिया के दौरान को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कि फिर क्या होता है, ये जो शल्य क्रिया के बिना ये क्या होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। फिर अपन को क्या करता है, ऑपरेशन करवा के ही इनको बाहर निकलवाना पड़ता है। कब, जब औषधि दी जाती है और ये क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो खुद आपस में बहुत ज़्यादा हो जाता है मात्रा में, तो उलझ कर अंदर ही क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, आंत ब्लॉक हो जाती है, फिर खाना आना नहीं खा पाता बच्चा। फिर क्या होता है, शल्य क्रिया होती है, फिर उनको पेट से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से एस्केरियस जो है वो अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। किसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है, एस्केरियोसिस रोग होता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया जाता है, पूरे विश्व में पाया जाता है। सबसे पहले क्या करता है, आंत की उपकलाओं को संक्रमित करता है, आंत की उपकला से फिर मांसपेशियों को, रीढ़ की हड्डी को, फुफ्फुसों में संक्रमण करता है, रक्तस्राव होता है, उत्कोम सूजन आ जाती है। इसके अलावा जब ये उग्र रूप में फैल जाता है, बुखार आता है, रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है, WBC की इनकी मात्रा बढ़ जाती है, एसिनोफिलिया मतलब ईओसिन की मात्रा कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा क्या होती है कि रोगग्रस्त जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका पेट फूल जाता है और उनकी शारीरिक गिरावट होती है, मतलब शारीरिक विकास नहीं होता है, लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन नहीं बढ़ता है, ठीक, दुबला पतला रहता है। इसके अलावा पाचन में गड़बड़ी, बार बार आपके उत्सर्जन क्रिया करना, ऐसी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पेट दर्द होने लग जाता है, आंत शोथ मतलब आंतें जो है वो अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे दर्द होने लग जाता है। और मान लीजिए इनको औषधि दे दी जाती है तो ये क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाती है और क्या कर जाते हैं, आपस में ये उलझ कर क्या करते हैं, आंत को बंद कर देते हैं, आंत के मार्ग को अवरोध कर देते हैं, जिसकी वजह से भोजन का पाचन नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता। फिर क्या करता है, ऑपरेशन करके ऐसे लेकर करके द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से ये इसका इलाज किया जाता है। अब बाकी जो है वो अपन, ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।